मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ हेलो। तुम्हारा चैट भी दिख रहा है। ओके अभी कनेक्ट हो रहा है, मतलब अब दिख रहा है। लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है। दिख रहा है ना? अब दिख रहा है, वॉलपेपर दिख रहा है। ओके अब दिख रहा है प्रेजेंटेशन, आपके या नोट्स दिख रहे हैं। ओके। इंट्रोडक्शन टू मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजर और इकोनॉमिक्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, मैनेजर का क्या काम होता है? कनेक्टेड विद टू द वर्क ऑफ मैनेजर प्लस एक मिनट इकोनॉमिक्स। सारांश, ये तो बता दो कि कौन सी यूनिट समझा रहे हो। चैप्टर 1 यूनिट 1। यूनिट कौन सा? हाँ ठीक है। या स्टार्ट करूं मैं? हाँ कंटिन्यू, बस बता दिया करो कौन सी यूनिट करो। ठीक है कंटिन्यू। ओके। इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनेजरियल मतलब कनेक्टेड टू द वर्क ऑफ मैनेजर। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में क्या क्या है? डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट और प्राइस। और मैनेजर के काम में क्या क्या है? टूल्स, टेक्निक्स और थॉट्स। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मैनेजरल इकोनॉमिक्स मिलता है। ओके, मैनेजर यूज मैनेजरल इकोनॉमिक्स इन इफेक्टिव वे to reach their goals and attain the objective. He have to optimize the output at the low cost and to earn more profit. ठीक है, मैनेजर क्या करता है? इकोनॉमिक्स से टूल्स एंड टेक्निक्स को वो यूज करता है एक गोल को अचीव करने के लिए, वो भी एक इफेक्टिव तरीके से, और ये देखता है कि कम खर्चे में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट करे। राइट। इकोनॉमिक्स हमारी बुक में हमको दो डेफिनेशन दी हुई है, एक आर्फर्ड मार्शल की है, एक प्रोफेसर लुईस रॉबिन्स की है। ठीक है, तो आर्फर्ड मार्शल की जो डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसका जो पर्पस था वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। उसने ये बताया था, he gave more importance to the welfare of human being in a modern world। ठीक है, और प्रोफेसर लुईस रॉबिन्स क्या बोलते हैं? he told human wants are unlimited and means are limited, all want cannot be satisfied at a time। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है? स्कैर्सिटी क्रिएट करता है। राइट। तो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है इकोनॉमिक्स को लेके। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है स्कैर्सिटी। हेलो, कैन यू प्लीज स्टॉप योर माइक? कैन यू प्लीज म्यूट? सारांश फिर से एक कॉल बार कर दिया करो डेफिनेशन ना, कर सकते हो क्या? किसी को बोला मत क्या क्या क्या? म्यूट फिर कॉल से कर एक दिया बार वो करो। फिर से एक बार वो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या दोनों के? देखो, आर्फर्ड मार्शल ने जो हमको डेफिनेशन दिया था वो हमको ये बताती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में वो बताते हैं हमें। और जो प्रोफेसर लुईस रॉबिन्स थे वो हमको बताते हैं कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो एकदम लिमिटेड है। ठीक है, तो हमको ऐसी चीजें चूज करना चाहिए जो एक बार मतलब जो एकदम जरूरी हो और हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा जो बजट है वो 50,000 में है, तो मुझे पहले ऐसी चीजें जो एकदम मेरी जरूरत की हैं उनको पूरी करना चाहिए, उसके बाद मेरे को किसी दूसरी चीज पे जंप करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं दूसरी चीज पे जंप कर दूंगा तो पूरे मेरे महीने के खर्चे रुक जाएंगे। राइट, क्योंकि मेरी वांट्स तो अनलिमिटेड है, मेरे को बहुत सारी चीजें करना है, लेकिन मेरे पास जितने पैसे हैं उस पैसों में मैं वो सारी चीजें पूरी नहीं कर सकता। राइट। सही है सही है। ओके, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, स्कैरसिटी, अनलिमिटेड चॉइसेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, whom to produce, how to produce and for whom to produce। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस, ये पॉइंट समझना। ओके, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है इन रिलेशन टू आवर वांट्स। हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड है। सो वी शुड गेट बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव। ओके, the problem of scarcity and choices deal with the problem of allocation scarce resources in order to get
ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट। एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, यहाँ ठीक है, पे उसकी सैलरी रिसोर्सेस 50,000। रिसोर्सेस किसको बोल रहे हैं? रिसोर्सेज मतलब कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज लिमिटेड ही है। एक मिनट सरान, आप पढ़ लो, मैं समझाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं ही समझाता हूँ। हाँ तो पहले समझाते भी जाओ, लगातार पढ़ो ना। हाँ मैं समझ समझा रहा हूँ, देख लो। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसकी सैलरी है ₹50,000। ओके, तो उसको 50,000 में ही हैज टू फुलफिल हिज वांट इन ओनली 50,000। देन ही हैज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट ही हैव। ठीक है, उसके पास 50,000 रुपीज ही हैं, उसको उतने में ही अपने सारे खर्चे देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हम रिसोर्सेज को एज अ मनी भी ले सकते हैं या अदर रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, ठीक है। हेलो, फॉर एन हाँ हाँ। एग्जाम्पल हम इसको एज अ मनी भी ले सकते हैं कि हमारे पास मनी जो है वो लिमिटेड रहता है। लेकिन अगर हम किसी रिच पर्सन का देखा जाए तो वो भी हर चीज को पूरी नहीं कर सकता। ओके, गाइज एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा इसमें, मतलब पहले के पॉइंट में जो एल्फ्रेड मार्शल है वो हाँ हाँ, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये एक फैक्ट है। ओके, या और ही इज द फादर ऑफ एल्फ्रेड, इकोनॉमिक्स। यस बट मॉडर्न फादर, एक्चुअली ओल्ड फादर भी थे, एडम स्मिथ। या राइट। ओके। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ वी डिसाइड टू यूज मोर रिसोर्सेज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक चीज पे ज्यादा खर्चा करूं, ठीक है, देन रिसोर्सेज मस्ट बी विड्रॉल फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स। मतलब इधर देखो, ऐसा है कि ये तीन चीजें हैं, ठीक है, फूड, मोबाइल और क्लोथ्स। ओके, तो अगर मेरे को खर्चे देखना है, मैं 30,000 रुपीज मेरी अर्निंग है, मैंने 30,000 रुपीज फूड में लगाया, 30,000 मैंने मोबाइल में लगाया और 30,000 मैंने क्लोथ्स में लगा दिया, ठीक है। तो उसमें भी मेरे पास जो है, मेरे को खाने का खर्चा ज्यादा है, तो मेरे को मोबाइल के खर्चे में से और क्लोथ्स के खर्चे में से वो पैसे निकालना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा और उसको फूड के प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। मतलब फूड के लिए, उसमें फूड के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इफ वी डिसाइड टू यूज मोर रिसोर्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये फूड हमारा वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, देन रिसोर्सेज मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स। अब देखो, अगर मेरे को इस महीने बाइक खरीदना है, ठीक है, तो मेरे को इन तीनों के खर्चे थोड़े कम करके बाइक में लगाना पड़ेगा, राइट। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? बट तुमने बोला कि तुम्हारा इनकम 30,000 है, तो तुम हर चीज को 30,000 कैसे लगा सकते हो? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे खर्चे डिवाइड करना पड़ेगा और दूसरे रिसोर्सेस में से खर्चे निकाल के किसी एक चीज में, जिस जो मेरे को प्रायोरिटी देना है जिस चीज को, उसमें वो पैसा लगाना पड़ेगा, दूसरी चीज के पैसे निकाल के। अगर मेरे पास कोई नई डिमांड आती है, मेरी कोई नई डिमांड है कि मेरे को बाइक खरीदना है, अब फूड के बाद एक बाइक भी आ गई, ठीक है, मतलब ये है तो ना मेरे कि को पहले छोटे छोटे जो खर्चे उनको मेंटेन करना पड़ेगा, इसका मतलब यही है ना। खर्चे तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हाँ मेरे को पर कोई छोटे नया खर्चा छोटे, करना है, मान लो हाँ 30,000 को भूल जाओ, अगर मेरे को इन तीनों के अलावा भी अगर कोई खर्चा करना है, ठीक है, तो जैसे मेरे को बाइक खरीदना है, तो इन तीनों में से मेरे को कुछ कुछ पैसे निकालना पड़ेगा और इनके खर्चे कम करने पड़ेंगे। समझ में आया? हाँ, आ गया मेरे को तो। देखो, इफ वी डिसाइड टू यूज मोर रिसोर्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी एक चीज में मुझे अगर ज्यादा पैसे लगाना है, ठीक है, देन रिसोर्सेज मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाँ, दूसरे मेरे जो खर्चे हैं उनको कम करके उस चीज पे पैसे लगाना पड़ेगा जिसको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। समझ में आया? हाँ, उस चीज की प्रायोरिटी और उसकी नीड्स समझ के हमें बाकी के खर्चे कॉस्ट कटिंग करने पड़ेंगे। हाँ, कॉस्ट कटिंग करने पड़ेंगे, तो उसमें से हमको विड्रॉ करना पड़ेगा पैसे उन खर्चों में से जो जिनको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, और उस चीज में लगाना पड़ेगा जिसको हम प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्च्यून।
ये जो ग्राफ है इसका नाम है, ठीक है, ये हमारी बुक में नहीं है वैसे। माइक्रोइकोनॉमिक्स, microeconomics is the study of individual, household and firms behavior in decision making and allocation of resources। अब क्या होता है ना, ये पिक्चर्स देख रहे हो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसी एक घर का हिसाब, ठीक है, स्टोर का हिसाब, या किसी इंडस्ट्री का, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है। ओके, इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म बिहेवियर इज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये ज्यादा बड़े लेवल पे स्टडी नहीं करता, छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलके मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाते हैं। ओके, तो जैसे मेरे को अगर अपने, मेरी जो शॉप है उस, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आती है, ठीक है, या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी होगा ना तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड द फर्म्स बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसके ये देखो, इसका गोल क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एन इंडिविजुअल, हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रॉब्लम इन अ इंडिविजुअल बिजनेस, स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, फर्म्स और बिहेवियर, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। क्या करता है ये, प्रॉफिट किसी इंडिविजुअल के लिए कैसे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, उसकी स्टडी करता है, ठीक है। उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो स्टडी करता है, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल के फर्म बिजनेस और उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस वो स्टडी करता है, और उसके वेलफेयर के लिए ही वो काम करता है। ये काम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब एज अ नेशन अगर देखा जाए तो बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब पूरे नेशन की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनका अगर टोटल किया जाए, द टोटल ऑफ ऑल द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिस्पॉन्सिबल for the study of the macroeconomics of a nation, right? Macroeconomics is a branch of economics dealing with performance, structure, behavior and the decision making of an economy as a whole। ये क्या करता है, माइक्रो छोटे छोटे जो बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे पूरे नेशन के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम इकट्ठा करके प्लस कर दें, ठीक है, तो वो पूरे माइक्रो सॉरी इकोनॉमिक्स को सर, अगर, ओके, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम प्लस कर दे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाता है ऑफ अ नेशन, हेलो, ठीक है। जैसे इंडिया के, हेलो, अरे फिर से रिपीट कर दो, मैंने सुनी थी नहीं खुद भी, फिर से रिपीट कौन कर सा दो। वाला पॉइंट? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाने तो स्टार्टिंग से समझा दो, मैंने कुछ सुनी नहीं। ओके, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड द फर्म बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्या होता है कि आपका अगर घर का हिसाब है, या आपकी दुकान का हिसाब है, या किसी और आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको तभी क्या हेल्प करेगा, आप कैसे प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हो, उसका हिसाब अगर आप कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम ऑफ अ इंडिविजुअल बिजनेस, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, फर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ अ पर्सन, फर्म और अ बिजनेस, किसी छोटे लेवल पे ये स्टडी करता है, ठीक है, किसी फर्म का, बिजनेस का, या किसी पर्सन का, ठीक है। और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए ये वर्क करता है, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, जैसे अपने नेशन के, अपने इंडिया के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम प्लस कर दें, द टोटल ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ अ नेशन, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल is macroeconomics. Macroeconomics is a branch of economics dealing with performance, structure, behavior and the decision making of an economy as a whole, ठीक है। इसके क्या गोल्स होते हैं, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ अ नेशन, एक नेशन अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता है, उसमें ये हेल्प करता है। डिटरमाइन द प्रॉब्लम ऑफ एन नेशन, एक नेशन के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि उस नेशन में, जैसे इंडिया में इलिटरेसी रेट अभी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस वजह से
वो ग्रो नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट उसका बढ़ नहीं रहा, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो वो सब ये इसमें डिटरमाइन करता है। स्टडी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन, एक नेशन की इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है उसको वो स्टडी करता है, और एक नेशन के वेलफेयर के लिए वो काम करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ नेशन, राइट। तो माइक्रो और मैक्रो समझ में आया क्या? हेलो। हेलो हाँ, आप कुछ तो सारांश कुछ भी बताते हैं हेलो तो फिर से रिपीट कर दीजिए, क्योंकि कोई कोई हेलो। वर्ड भी आते हैं। हाँ, हेलो, हेलो हाँ सारांश सुनाई आ रहा है। हाँ, हेलो बोलिए। हेलो। मेरा हाँ हाँ, आवाज आ रहा सुन है? रहा हूँ मैं। मेरा वॉल्यूम यस, आ मैं रहा है, आ रहा है। ऑडिबल हूँ? या। हाँ ओके हाँ। सुनो, जो आपने मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया ना, हाँ हाँ मैं उसको बोलता हूँ, मतलब एक सिंपल सी बात है, समझ समझ लीजिए कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी फर्म रहता है, कोई भी कंपनी रहता है, जैसे कि समझ लीजिए अभी मैं बात करता हूँ कि फोर्ड का कंपनी है, ठीक है ना, फोर्ड एग्जाम्पल। तो वो एक पुणे में अपना प्लांट डाल रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरे अपन अपन का जो इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या हो रहा है, फाइनेंशियली इंडिया कितना स्टेबल है, वो सब देख के अपना एक प्लांट डालेगी वो इंडिया के लिए, सोच के कि वो यहाँ पे आएगी तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और उसका प्लांट डालने से, इतना बड़ा कंपनी डालने से आसपास के एरिया में क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको कितना चीप लेबर मिलेगा, कितना चीप उसको प्रोडक्ट गिरेगा, वो सब सोच के अपना फायदा प्लस देश का फायदा, मतलब अपने नेशन का फायदा, दोनों का सोच के वो लोग प्लानिंग करते हैं। ये जो कंपनी रहती है वो सब एमएनसी रहती है, जैसे कि फोर्ड है, टाटा है, कोको कोला है, लेस है, ऐसी कंपनियां, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी कंप्लीटली, कि वो सब बिहेवियर परफॉर्मेंस सबको सोच के देखेगी। और जो माइक्रो है वो स्मॉल रहती है, जैसे कि एमआईडीसी जीआईडीसी के अंदर जो छोटे छोटे रहते हैं, वो लोग रहते हैं, वो अपना ही सोचते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के प्रॉफिट के बारे में या देश का क्या ग्रोथ हो रहा है वो नहीं सोचेंगे वो लोग। तो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के अंदर। या राइट। इसमें किसी को डाउट है और डिटेल में जाना है तो मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, एनजीओज एकदम बेसिक है। किसमें आएगा? एनजीओज सॉरी, एनजीओज मैक्रो में आएगा या फिर माइक्रो में? प्रिया मैडम, ओके। एनजीओ इज एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं हाँ करते। एनजीओ इज द नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी प्रॉफिट के लिए थोड़ी काम करेंगे। माइक्रो नहीं नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, बट इकोनॉमिक्स। अरे एनजीओ जो है वो अपना गुडविल कहलाएगा। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन सही है। मैं आंसर देता हूँ, मैडम, आपका आंसर मैं देता हूँ, आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। मैं क्या बोलता हूँ, जो आप एनजीओ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि अभी जिंदल स्टील का उड़ान उड़ान एनजीओ चल रहा है, जिंदल उड़ान उड़ान वाला, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका एनजीओ कितना बड़ा है और कितना वास्ट है। तो छोटा एनजीओ रहता है तो वो माइक्रो में ही आएगा, और कोई बड़ा रहेगा तो मैक्रो में आएगा, कि वो टोटली नेशन को सर्व कर रहा है। माइक्रो में कैसे बोल रहा हूँ, कोई छोटा एनजीओ है तो वो कोई सिटी को या कोई स्टेट को सर्व कर रहा है, अपना जो फैसिलिटीज है, जैसे कि पूरे गुजरात में एक यूनाइटेड वे करके एनजीओ है, हमारा जो गरबा का फेमस है यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा, तो वो पूरे गुजरात में अपना सर्विस देता है, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना पीना वो देता है, तो वो सिर्फ गुजरात में ही सपोर्ट करता है, तो वो माइक्रो लेवल पे आएगा। पर जैसे कि जिंदल स्टील का एनजीओ है वो पूरे देश में अपना सर्विस देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो फिर मैक्रो में आएगा। यहाँ पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में भी ऐसे ही होता है, शायद आरबीआई मैक्रो में आएगा, राइट? और अगर या छोटे आरबीआई बैंक्स का मैक्रो नाम में, ले तो वो माइक्रो में आएगा, राइट? जो छोटी बैंक का आप नाम ले रहे हो, मैं आपको उसमें बताता हूँ, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक है, हाँ, बहुत ही आरबीएल छोटे, बैंक हाँ, है, बंधन बैंक हाँ हो गया, हाँ, फिर एग्जैक्टली। सारस्वत तो ये सारे सारस्वत माइक्रो में आएंगे, और जैसे माइक्रो में आरबीआई हो आएंगे। गया, राइट, वो आरबीआई मैक्रो में आरबीआई आएंगे। मैक्रो में नहीं आता मैडम, आरबीआई मैक्रो में नहीं आता। आरबीआई सोर्स है, आरबीआई इज द सन, ऐसा समझिए। मैक्रो में कौन सा आरबीआई है? बीओबी, बीओबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब मैक्रो में आएंगे, कि जिससे ये बहुत सब सारा हमारा देश इंटरनेशनली हाँ इनके वर्क करता है। इनका इन्वेस्टमेंट भी रहता है ना, राइट 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 इंटरनेशनली, ये इसलिए। तो ये मैक्रो में आएंगे। राइट। ओके, तो आगे और बढ़े। कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है?
नहीं, एक मेरे को तो नहीं है। असेसमेंट जो सेल्फ असेसमेंट है ना हमारा, अगर इफ यू गेट टाइम उसमें एक माइक्रो एंड मैक्रो पे क्वेश्चंस है, इफ यू कुड डिस्कस दैट तो फिर एट कहाँ लास्ट पे यू है? कुड मेरे पास टेक अप। अभी मेरे पास बुक अभी है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन बताइए? एक देखिए ना, एक माइक्रो और मैक्रो के ऊपर में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आई गेस। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। द टॉपिक हैज कम, तो वो दोनों आप बता सकते हैं तो फिर हाउ मैनेजरियल like we could इकोनॉमिक्स इज solve the इन्फ्लुएंस्ड बाय। assessment over at this time only. जो आप सेल्फ असेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं मैडम, हाँ हेलो, Yeah, I'm hearing you out. हाँ, जो आप सेल्फ असेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो वो 2 जगह पे है। एक अपना जो हमको कॉलेज में से बुक मिला है उसके अंदर भी सेल्फ असेसमेंट है, वो डिफरेंट है, और आप स्वयं पोर्टल के ऊपर जो सेल्फ असेसमेंट देखते हो वो डिफरेंट है। तो आप किसके लिए बात कर रहे हो थोड़ा क्लियर करिए मुझे स्वयं पहले। पोर्टल पे है, स्वयं पोर्टल तो पे वो है। अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है स्वयं का, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मेरे पास Okay, बुक है सिर्फ हाथ okay. में। जो बुक का है वही बता दो। बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। बुक इकोनॉमिक्स में के लिए नहीं जो है, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है, वो उस पे ही है वो। मेरे थोड़ा पास twisted एक्सेस है स्वयं का, अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ अगर उसमें क्वेश्चन ऐसा है। हाँ मैं आरती जी आप बताऊं? सुनाइए। इट्स हाँ ओपन बताइए एट योर प्लेस, तो हाँ प्लीज यस, इट्स बताइए। ओपन एट माय एंड, राइट। ओके, जो पहला क्वेश्चन है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड, और इसके बाकी नीचे के लोग थोड़ा ऑप्शंस म्यूट है। कर दीजिए ना, मेरे को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। जो अभी नहीं बोल रहा है वो थोड़ा म्यूट करिए ना। म्यूट ऑल कर दो। सिर्फ आरती जी बोलेंगे और बाकी सब म्यूट करिए ना। हेलो जय, कॉल कर दिया करो। जय जय का माइक ऑन है अभी भी। म्यूट ऑल कर दो ना, आप होस्ट हो तो, जो भी म्यूट ऑल कर मैं दो। होस्ट नहीं हूँ, सारांश होस्ट है। जस्ट अ सजेशन। मैं फोटो okay. खींच के शेयर करूँ क्या? हाँ कर दीजिए ना, शेयर कर सकते हो तो कर सकते। इट्स ओके अगर नहीं हो रहा है, जस्ट अ सजेशन कि हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, देन वी कैन सॉल्व सेल्फ असेसमेंट एट दैट टाइम ओनली। जैसे कल यू आर राइट इन दैट पॉइंट। साथ में हो जाए तो अच्छा है, वो क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। अदरवाइज फिर हम बात उसको सेल्फ असेसमेंट में कोई एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो अगेन वी गो बैक टू द चैप्टर फॉर रीडिंग एंड ऑल्सो। ट्रू। मैं 1 मिनट शेयर करके देखती हूँ, मैं फोटो खींच के ना क्लिक करके देखती हूँ, शेयर करके। At last we can do, let her who No is issues. presenting her should complete the all of his presentation and then ठीक है सारांश तू स्टार्ट कर अपना। हेलो ओके अपना पहले आगे से definition. हेलो बहुत नॉइज आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा, सारांश सबको म्यूट करना। म्यूट ऑल कर हेलो सीरियल देख रहा है, लीव हो जाओ अगर नहीं यहाँ पे डिस्कस करना है तो। हेलो सारांश एंड हर्ष, या एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे Okay. इसके बारे में नॉलेज नहीं, अगर आप हेल्प कर सको तो इट्स बेटर। Okay. एक्चुअली जैसे आपने अभी डिस्कस किया है कि फॉर एग्जांपल कोको कोला एंड लेज कंपनी कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये Yes. कंपनी Okay. अर्न करता है प्रॉफिट, तो वो उसके लिए तो एक मतलब उसके लिए तो प्लस पॉइंट है, बट ये नेशन के लिए कैसा हेल्प करेगा ये बात? मैं बताता हूँ आपका क्वेश्चन का हाँ जी। आंसर मैं देता हूँ। अभी समझ लीजिए, मैं आपको सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जब रतन टाटा ने नैनो का प्लांट डाला था कलकत्ता में, बंगाल में डाला था प्लांट, तब उसने सोचा था वहां पे कि मैं कलकत्ता को मैं इम्प्रूव करता हूँ, जो बंगाल है उसको मैं इम्प्रूव करता हूँ। उसके लिए उसने प्लांट गुजरात में नहीं डाला, पुणे में नहीं डाला और बंगाल में डाला, क्योंकि वहां पे बहुत ही लोगों के पास जॉब नहीं था, बहुत ही लोगों के पास कुछ भी खाने पीने के लिए आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो वो सोच के उसने प्लांट वहां पे डाला। फिर क्या हुआ, वहां की पब्लिक ने उसको सपोर्ट नहीं किया, पूरा रिवर्स हो गया। तो रतन टाटा ने अपना सारा प्लांट नैनो के लिए मूव कर दिया गुजरात में, सानंद के अंदर, ठीक है ना। तो सानंद के अंदर वो प्लांट आया, सबसे पहले प्लांट रतन टाटा का आया।
तो वो सानंद का जो एरिया है उसको बहचराजी बोलते हैं, जहाँ पे अभी पूरा ये इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है ना। तो वहां पे आसपास कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था। तो वो रतन टाटा के ग्रुप ने पूरा डेवलप किया, वहां का लैंड डेवलप किया, वहां के गांव के लोगों को पहले पहले तो मजदूरी पर रखा लैंड को डेवलप करने के लिए। फिर उसके लिए जो मजदूर है उसको खाने पीने के लिए उसको चाहिए, तो वहां पे रेस्टोरेंट आ गए, वहां पे चाय वाला आ गया, तो सबको रोजी रोटी मिला, तो सबको खाना मिला, पीना मिला, कमाने को भी मिला। उसके बाद जब उसने प्लांट डाला तो वहीं के लोगों को जॉब पे रख लिया, तो और ग्रो हो गया वहां का एरिया। ऐसे कर करके अभी जापान का सुजुकी वहां पे आ गया, होंडा आ गया, और वो सब पूरा एरिया को डेवलप कर दिया। तो ऐसे नेशन को हेल्प होता है, वो इनडायरेक्ट वे में हेल्प होता है, डायरेक्ट वे में कोई नेशन को पैसा नहीं देता है, और बट डायरेक्ट वे उसने में बट डायरेक्ट उसने वे में भी क्वेश्चन बोलता हूँ। लेस के लिए क्या? पूछा, मतलब और लेस और एक वे हाँ, है he has जो given the example. बड़े बड़े कंपनी वाले हैं ना, उन्हें ऐसा हाँ कुछ क्लॉज होता है कि उन्हें वेलफेयर के लिए इतना फंडिंग करना ही पड़ेगा, इसलिए हाँ, ये मैं वही बताता अंबानी हूँ। टाटा ये सब लोग CSR। वेलफेयर के लिए ये फंडिंग करते CSR हैं। होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय कंपनी इज अ हाँ हाँ मैक्रो लेवल कंपनी, और वो भुज जो गुजरात का एरिया है, अंजार करके एरिया है, हाँ इट्स नेक्स्ट एग्जैक्टली, टू हाँ पाकिस्तान बॉर्डर। वहां पे यस कुछ यस भी यस नहीं था, एंड फ्लड वर्ड यस जो आया बीच में, जो आया था ना, जो गुजरात को फ्लड आ गया था, एंड क्या क्या आया हाँ था हाँ बीच हाँ में, वो उसके यस बाद यस प्लांट मोदी रिक्वेस्टेड कि प्लांट लगाइए, तो उसके बाद वो प्लांट वहां लगा, एंड देन लाइफ फ्लरिश्ड ओवर देयर। तो इसलिए इंडस्ट्रीज को अप्रोच भी करते हैं, इंडस्ट्रीज भी ये इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए अपना प्लांट सेटअप ऐसे एरिया में करती है कि ये सारी चीजें हो, मतलब इंटरनेशनली, सॉरी, इंडिया यहाँ को डेवलपिंग कंट्री में ले आ सके, और इंटरनेशनली भी इसको अप्रोच कर सके डेवलपमेंट को। यस एग्जैक्टली। और दूसरा भी इसमें बेनिफिट रहता है, सिर्फ वो अपना कोई भी इंडस्ट्री है ना, सबसे पहले अपना सोचेगा, वो कोई गवर्नमेंट के लिए नहीं सोचता है। जैसे कि अभी टैक्सेशन के लिए हाँ वो एग्जैक्टली उसमें भी CSR मैं का आपको फुल ऐड कर रहा फॉर्म हूँ क्या कि बोला? गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ वो रहता है सबका, डिपेंड्स, अलग अलग टाइम का अलग अलग रहता है। वो एरिया को जो गवर्नमेंट करता है ना, वो उसको सेज में डिक्लेयर करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे दहेज है, भरूच के पास, वो पूरा सी के नजदीक है दहेज, वो पूरा सेज में है, जहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी है, टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर, ऐसा कंपनी है। तो वहां पे उनको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलता है, और लेबर उनको चीप रेट में मिलता है। तो कंपनी भी अपने लिए सोचता ही है, और डील करता है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट बोलता है कि आप ये जगह को डेवलप करो, तो कंपनी पूछेगा कि मेरे को सामने क्या मिलेगा। ये जो अकाउंट्स वाले लोग रहते हैं उनको ज्यादा इसमें डीपली नॉलेज होगा, ये सेल्स का टैक्स कैसे बेनिफिट मिलता है, ये सब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर वो सेल्स में मेरे को इतना आइडिया है कि उनको टैक्स बेनिफिट बहुत मिलता है, जो कंपनी बड़ी बड़ी रहती है, तो उनका भी ऐसे डेवलपमेंट बेनिफिट होता है भी वो मिलता कंपनी है, का भी। और फंडिंग के लिए जो भी मदद लगती है उसमें से ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो लोन वगैरह अप्रूव करते हैं उन हाँ लोगों को। एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली। राइट। थैंक यू सो मच। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक पानी का सुविधा होता है, वाटर यूसेज होता है, वो सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट से ज्यादा मिलता है। लाइक यूजुअली क्या होता है कि जो भी पानी जो जरूरत पड़ती है कोई भी प्लांट को अपना प्लांट रन करने के लिए, तो उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, तो उसमें भी रिडक्शन मिलता है, छूट मिलता है, और फैसिलिटीज मिलती है कि वो कंटिन्यूअस सप्लाई भी हो। फिर उसके अलावा भी कोई बहुत सारी चीजें हैं जो हाँ कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट जब स्टार्ट फैसिलिटीज हो, देती है। उसका परसेंटेज मेरे को पता है। कोई वो कोई जो भी रहता है ना कोई भी कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे उसको मेजर कॉस्ट लगता है लैंड का, क्योंकि उसको लैंड सबसे चीप रेट में चाहिए होता है। तो जैसे कि कोई अभी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, तो उसको पता होगा धार करके पीथमपुर, वहां पे शिवराज सिंह चौहान ने फ्री में कॉस्ट में लैंड दिया, वो पूरा जंगल था, अभी वो पूरा अपना ये फार्मास्यूटिकल हब बन गया है पीथमपुर। कोई जानता हो तो, पीथमपुर का नाम किसी ने सुना है तो। मोदी ऑल्सो पूरा गेव, मोदी ने भी, जब मोदी सीएम था गुजरात का, तो उसने बहुत सारे हाँ लैंड दिए थे, रिलायंस को दिया, वेल्सपन को दिया, बहुत सारे लैंड उसने फ्री में दिए। उसका हाँ इशू भी वेल्सपुन को आया भी हुआ था दिया। न्यूज में भी इशू आया हुआ था कि कैसे उन्होंने दे दिया फ्री में। तो वो सारी चीजें डील्स होती हैं,
तो बहुत सारे डील्स तो इनफैक्ट जॉटेड भी नहीं होती है ऑनलाइन, मतलब दस्तावेज भी नहीं होते उनके, बट देन वो उनसे डील होती है और वो सारे लैंड्स देते हैं। हाँ, वो उनका इंटरनल हर एकदम एक स्टेट के डॉक्यूमेंट रहता है, अपने वो अपने सबको नहीं पता हिसाब से चलता है। वो लोग वो सब कुछ कर देते हैं फिर मैनेज। डेवलप करते हैं, अपने स्टेट को डेवलप करना चाहते हैं, यही होता है। सारांश आगे पढ़े। ओके, तो यहाँ पे अभी क्लियर है सभी को, हाँ बिल्कुल। माइक्रो एंड मैक्रो में? यस। ओके, अब हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स पे आते हैं। ओके, डॉगलस डेफिनेशन ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मैनेजरल इकोनॉमिक्स is the application of economics principle and methodology to the decision making and process within the organization and firm. मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है? एक एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी टू द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म, एक फर्म और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इट हेल्प इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट आप कैसे ला सकते हो, उस चीज के लिए आप इसको स्टडी करते हो, राइट। इट हेल्प्स टू एनालाइज द बिजनेस सिचुएशन, आपका बिजनेस सिचुएशन विद द इकोनॉमिक टूल। इकोनॉमिक टूल्स की मदद से आप ये पता करते हो कि आपका बिजनेस अभी किस हालत में है, वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसको आपको ठीक कैसे करना है। ठीक है, इट फैसिलिटेट द डिमांड एनालिसिस एंड द डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस मतलब कि अभी डिमांड एक्चुअली क्या चल रही है और आगे जाके डिमांड क्या रहेगी। ठीक है, डिमांड की फोरकास्टिंग करना कि क्या लोग हमारा प्रोडक्ट आगे जाके खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या हम कैसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो आगे जाके लोग खरीदेंगे। या अभी अगर हम मौसम के हिसाब से बात करें तो बारिश के मौसम में क्या बिकेगा, गर्मी के मौसम में क्या बिकेगा, उस चीज के लिए हमें अभी से सोचना पड़ता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो उस चीज के लिए हमें अभी से सोचेंगे, फिर हम प्लान करेंगे, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग करना पड़ता है, साथ में हमें डिमांड एनालिसिस भी करना पड़ता है कि अभी मार्केट में एक्चुअली लोग क्या मांग रहे हैं, राइट। इट हेल्प्स टू टेक डिसीजन फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कैसे यूज करना है, ठीक है, उसमें ये हमारी मदद करता है। अब इसके नेचर्स क्या क्या हैं? ओके, मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, लोग क्या मांग कर रहे हैं, प्राइस, हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या उसके जैसा कोई सिमिलर प्रोडक्ट है, अगर है तो उसका क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या चल रही है, उस हिसाब से हमको मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। सेल्स फोरकास्टिंग, हमारी सेल्स क्या रहने वाली है। अगर अभी दिवाली आ रही है तो मुझे फटाकों को पता है कि अभी फटाके ज्यादा बिकने वाले हैं, तो सेल्स फोरकास्टिंग कर इसमें होती है। ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूल, हमें प्रोडक्शन शेड्यूल करना पड़ता है। अब जैसे दीपावली के बाद मार्च में होली आएगी, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि दिसंबर एंड और जनवरी तक अगर मैं होली का सामान बनाता हूँ, पिचकारी गुलाल वगैरह बनाता हूँ, तो मुझे अभी से उसका प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा और फिर वो मैन्युफैक्चर के पास जाएगा, और तब जाके वो होली के टाइम पे बिकेगा। ठीक है, तो पूरा एक प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपैरिजियल अपैरिजियल अप्राइजल 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 ओके, अप्राइजल, इन्वेस्टमेंट अप्राइजल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ओके, हेलो, बोले थे कि जो अपनी दुर्गा जी वगैरह काली जी वगैरह बनती है वो अपने प्रोडक्शन में आएगी कि नहीं आएगी, ये पूछ रही है। बिल्कुल आएगी, उनका भी प्रोडक्शन शेड्यूल रहता है, एक टारगेट टाइम हाँ, रहता है। सबका प्रोडक्शन शेड्यूल रहता है, आदमी को छोड़ के सबका प्रोडक्शन शेड्यूल रहता है। हमारा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। बाकी सब जो चीज हम भी जितना भी चीज यूज करते हैं, हमारे आसपास जितना भी चीज है, जो भी चीज है, वो सब हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से ही चलता है। हाँ राइट। वो डिपेंड है कि कौन चीज कितना IMP है और हम उसका यूज कितना करते हैं। ओके ओके, क्लियर हो गया। कुछ चीजें हैं जो हेलो, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी चेंज हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट अप्राइजल, ठीक है, इसमें क्या है कि
जैसे कि हमको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, जैसे हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो कर रहा है, तो क्या हमको न्यू प्लांट डालने की जरूरत है, या किसी दूसरे स्टेट में हमको प्लांट डालना है, या हमको नई मशीनरीज खरीदना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, रॉ मटेरियल हमको अब कहाँ से खरीदना है, ठीक है, और किसको हमें रॉ मटेरियल के कांटेक्ट देना है, मशीनरीज कहाँ से लेना है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सारी चीजें इसमें आती है, ये सारी चीजें हम इसमें प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज टोटली माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो मैनेजर का एक काम होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है, ओके। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और प्रोग्रामेटिक एक ही है, इट इज प्रोग्रामेटिक, प्रैग्मेटिक एक बार और ये क्लियर पॉजिटिव, करना कि ओके। माइक्रो और हाँ, मैक्रो में डिफरेंस क्या है, एक बार क्लियर करना, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन है इसमें। अभी तो पूरा कहानी किया है। माइक्रो मतलब छोटा। मतलब एक वर्ड में बोल रही हूँ क्या? हाँ, एक वर्ड में माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। इट इज प्रैग्मेटिक, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ठीक है। क्या था, मेजर डिफरेंस आप मैक्रो और माइक्रो में मानसी इज दैट कि मैक्रो वर्क्स इंटरनेशनली एंड माइक्रो छोटे लेवल पे, मतलब कि इंडियन कंट्री के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे नैनो ले सकते हैं ना कोई तो क्या बोल रहे हैं? तो नैनो जो कार है इसका एग्जांपल ले सकते हैं ना मानसी? योर इसका वॉइस एग्जांपल इज नॉट ऑडिबल मानसी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं। हेलो मानसी? हाँ बोलो। मानसी, आपकी शॉप है ना यहाँ छिंदवाड़ा में एक, हाँ राइट? है ना। तो वो जो शॉप है ना वो माइक्रो में आएगी, हाँ। ओके। हाँ क्योंकि वो होलसेल है इसलिए, मतलब बड़े हैं, ठीक है। अरे होलसेल है या कुछ भी है, वो तुम्हारा माइक्रो है में ना, ही आएगी। मतलब आपका है ना माइक्रो वो में ही शॉप, आएगी। वो शॉप आपका है वो और आप आएगी, अपने प्रॉफिट के लिए वो शॉप को देख रहे हो, ना कि इंटरनेशनली उसको इंटरनेशनल बंदों को बेनिफिट हो रहा है, या फिर इंटरनेशनली उसको वर्क कर रहे हो, या फिर ठीक नेशन है, के लिए वर्क अब नहीं कर रहे हो ना। क्योंकि हाँ, पर्सनल है इसलिए अब हम अगर आते आपकी शॉप का प्रॉफिट देखे और इंडियन रेलवे का प्रॉफिट देखा जाए, ठीक है, तो आपकी शॉप माइक्रो में आएगी और इंडियन रेलवे मैक्रो में आएगी। या फिर तो ऐसा एग्जांपल ले सकती है, तेरी कंपनी में मतलब तेरी शॉप के अंदर जो फिलिप्स के बल्ब बेचती है, तो फिलिप्स कंपनी है वो मैक्रो लेवल पे आएगी, और तेरी जो शॉप है वो माइक्रो लेवल पे आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पे मैं तुमको ये एग्जांपल देता हूँ। चलिए मूव ऑन टू प्रैग्मेटिक। इट इज प्रैग्मेटिक, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, ठीक है। क्या था, क्या है और क्या होगा, ठीक है, इसकी स्टडी एनालिसिस करना प्रैग्मेटिक, ठीक है। नॉर्मेटिव, प्रैग्मेटिक इज की मतलब आइडियल्स पे नहीं चलते हैं, लाइक व्हाट इज जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इट्स मीन दैट लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड बाय दैट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। या एक्चुअली ना प्रैग्मेटिक मतलब देखा जाए तो अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो डीलिंग विद द थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे, प्रैग्मेटिक का मतलब राइट। सो इट इज बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट्स। प्रैक्टिकली सोचना कि क्या था, क्या है और उसके बेसिस पे क्या होगा, या राइट। तो डेफिनेशन वुड बी द प्रैक्टिकल वेंचर, राइट। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकली और जो टेस्टेड फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है, उनके ऊपर होती है, राइट। हाँ, और जो नॉर्मेटिव होता है वो ऑपोजिट होता है। हाँ, नॉर्मेटिव होता है वो वैल्यू बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव एकदम अपोजिट होता है, नॉर्मेटिव हाँ, व्हाट वुड बी, based on क्या tested होना facts. चाहिए, Right. हाँ, क्या होना चाहिए। Right. अब जैसे कि मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मैं सोचता हूँ कि सबकी इनकम बराबर होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता,
राइट। हाँ, ये ना एक्चुअली वही हो गया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जैसे होता है ना, तो हाँ प्रैग्मेटिक है वो हमारा क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ होएगा, जो टेस्ट बेस्ड होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर, और या नॉर्मेटिव है वो राइट, एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव राइट। टाइप, वो क्वालिटेटिव काइंड ऑफ होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। या एब्सोल्युटली। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए क्या? ये क्या करता है कि क्या था और क्या है, उसके बेसिस पे क्या रहेगा, ये वो देखता है। और नॉर्मेटिव क्या, नॉर्मेटिव में ऐसा है कि नॉर्मेटिव ये सोचता है कि जैसे इंडिया में सबकी जो इनकम है वो बराबर होना चाहिए, सब एक जितना पैसा कमाए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। सिंपली नॉर्म्स पे चलने के चलते हैं। नॉर्मेटिव इज मूविंग लाइक रनिंग थ्रू नॉर्म्स, और प्रैग्मेटिक जो है वो नॉर्म्स पे नहीं चलते हैं, वो फैक्ट्स पे चलते हैं बस। राइट। या राइट। स्कोप, डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या चल रही है, ठीक है, कैसी डिमांड है अभी मार्केट में, उसका पूरा एनालाइज करना, वो इसमें आएगा। ओके। डिमांड फोरकास्टिंग, आगे जाके डिमांड क्या रहने वाली है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने फेस्टिव सीजन की बात की, तो उसमें आगे जाके क्या डिमांड रहेगी, हमको कब से उसका प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीजें हम डिमांड फोरकास्टिंग में देखेंगे। ओके। प्रॉफिट मैनेजमेंट, हमारा हमको प्रॉफिट कैसे होगा, कहाँ से प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं, कहाँ किस जगह से हमको रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, कहाँ हमको सस्ता पड़ रहा है, कम खर्चे में हम कैसे प्रॉफिट अच्छा खासा कमाना है, तो प्रॉफिट मैनेजमेंट। ओके। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, हमको क्या कॉस्ट रखना है, ठीक है, और प्रोडक्शन हमको कब तक करना है, इन सारी चीजों का एनालिसिस हम इसमें करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है प्रोडक्शन होने के बाद, ठीक है, और प्रोडक्शन होने के बाद जो सामान पड़ा हुआ है वो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक लॉस है, क्योंकि मेरा पूरा सामान मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा कुछ सामान नहीं है और मार्केट में है डिमांड, तो भी वो मेरे लिए लॉस है। तो एक मैनेजमेंट होना चाहिए इन्वेंट्री में कि आपका सामान जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन इन्वेंट्री में सामान है वो कम रहे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है, एक फ्लो रहना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। ये समझ में आया? यस। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक लगता है, मतलब पॉइंट है छोटा है, पर एज पर माय एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इसमें किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है, तो डिटेल में मैं हाँ, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है ना, उससे एक बार डीपली समझा दो क्या है वो, अगर समझा सकते हो तो। इन सबका ओपिनियन क्या है वो बताओ, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कंपनी बहुत कुछ अफेक्ट करता है और उसमें प्रॉब्लम भी बहुत होता है, लॉस भी कभी कभी होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। यस प्लीज। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कभी क्या रहता है कि रॉ मटेरियल, जैसे कि कोई भी जापानीज कंपनी रहता है ना, वो कभी भी इन्वेंट्री नहीं चाहता है, मतलब ऑर्डर करना है, उसका यूजिंग करना है, ये सब में आता है। हाँ यूजिंग करना ही है, मतलब इतना ही ऑर्डर ऑर्डर करना। करो, वेंडर के पास से उतना ही परचेज करो जितना आपको चाहिए, आपके प्रोडक्शन या आपके जो भी चीज है उतना ही इनपुट लो कि जितना आप आउटपुट निकाल सकते हो। तो सबसे मेन थिंग है ये जो इन्वेंट्री को कम करना, मैनेजमेंट करना, वो जापानीज थिंग है। जैसे टोयोटा करता है, अपने पास कम से कम इन्वेंट्री रखता है और जितना इन्वेंट्री अपना जितना लिया है वो सबका आउटपुट निकाल देना है। और एफजी में भी कुछ नहीं बचना चाहिए। एफजी मतलब फिनिश गुड, जो प्रोडक्शन होने के बाद जो एक एरिया रहता है उसको बोलते हैं फिनिश गुड, एफजी एरिया। तो वहां पे भी कुछ रहना नहीं चाहिए, उसको फ्लो एकदम सप्लाई रहना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर जो कंपनी रहता है वो कंपनी का सीसी चलता है, बैंक के अंदर सीसी चलता है, तो उसका पैसा कंपनी को बैंक को पे करना पड़ता है। तो ज्यादा इन्वेंट्री रखेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगा तो बैंक को भी उतना पैसा देना पड़ता है। जैसे अभी हमारी कंपनी वो जापान बेस्ड कंपनी है, तो हमारी कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल है कि इन्वेंट्री कम से कम रखना है, मैक्सिमम ट्राई करो कि जितना भी सामान है उसको प्रोड्यूस कर दो, यूज कर लो।
तो जब भी बैंक का ऑडिट आता है तो उसके सामने इन्वेंट्री कम से कम दिखाना है। तो वो भी एक सबसे मेन टॉपिक रहता है मैनेजमेंट के दिमाग में कि जितना भी कम इन्वेंट्री रहेगा उतना कम हाइपोथिकेशन रहेगा, कोई भी कंपनी के ऊपर बर्डन कम रहेगा। तो नहीं, इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ये ऐसे एक फ्लो बना एक रहना क्वेश्चन चाहिए। है मेरे पास, हाँ पूछो यस क्या? बोलिए। हाँ पूछिए अगर ना। इन केस इन्वेंट्री अगर हम लिमिटेड रखते हैं और हमें बाय चांस कुछ ऐसी डिमांड हो गई मार्केट में और हमें देना पड़ा, कुछ सप्लाई करनी हो ओके गई और हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होगी, तो उस केस में तो लॉस हो गया ना। हाँ, उस तो केस में इसलिए एक लॉस फ्लो रहता रहना है, चाहिए। उस केस में लॉस रहता है, तो उसकी वजह से ही सारांश ने पहले फोरकास्ट बोला होती है, कि फोरकास्ट बीच फोरकास्ट में होती है। आता है, हाँ फोरकास्ट बीच डिमांड में आता है फोरकास्ट कि किसके हम लिए होती है? फोरकास्ट करते हैं, डिमांड का फोरकास्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम मतलब इन्वेंट्री ये को क्या मैनेज नाम है, करते हैं। हेलो अच्छा, ओके, हेलो, हाँ ठीक बोल है, बोल। मतलब जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ ठीक है, जैसे मेरी कंपनी कपड़ा बनाती है, ठीक है, हाँ तो हाँ मेरा जो जितने भी बायर्स हैं, माई ऑल यूएस बायर्स, उनको वो अपना डिमांड करते हैं कि मुझे ये फैब्रिक चाहिए इस महीने। ठीक उसके है, बाद वो अपना सेल्स फोरकास्टिंग हमें बताते हैं कि आपका जो आपने जो दिया था माल, वो मेरा इतना बिका है। दैट मीन्स कि सेल्स जो आगे की सेल्स फोरकास्ट हुई है वो 50% हुई है, ये 60% बिकने वाला है, बिकॉज ये 60% बिक गया है, तो मे भी शायद अगला महीना और बिके, 40% बिके। तो वो 40% हमको वो फिर ऑर्डर देती है इस फोरकास्ट के बेसिस पे, और हम तब वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं कि हम इतना जो उसने 40% दिया है, तो मैं 40% से और 10% एक्स्ट्रा बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो नेक्स्ट बार मुझे फिर से ऑर्डर दे। तो वो 10% मेरा इन्वेंट्री में रहता है मैनेज करने के लिए मुझे। राइट। और ये जो डिमांड फोरकास्ट होता है कितना रिलायबल होता है ये? उसमें क्या पीपल, होता है, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, वो देयर आर डिपेंड ग्रुप रहता ऑफ है कि कौन सा इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के नहीं, ऊपर भी इंडस्ट्री के ऊपर भी, बट देन देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद दीज फोरकास्टिंग थिंग्स। आप मार्केट रिसर्च अच्छा, भी करोगे, ऑनलाइन भी देखोगे, तो दे आर सेट ऑफ पीपल। वो ये ओके, हर कंपनी का एक होते हैं ये सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू मार्केट रिसर्च एंड ऑल, और वो डिमांड फोरकास्टिंग निकालते हैं। तो दे आर वेरी मच रिलायबल। ओके, ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ। हेलो। या यस हाँ, कि इसमें मार्केट स्टडी एंड मार्केट एनालिसिस, ये इसमें हेल्पफुल होता है कि हम मार्केट स्टडी करें कि कितना मार्केट में उस चीज का यूटिलाइजेशन है और कितना हमारा जो हमारे पास इन्वेंट्री है। हाँ ऑफ कोर्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं वही बोला कि इंडस्ट्री का नेचर एक कौन तो सा ना है। दो इंडस्ट्री होती है। एक इंडस्ट्री जिनके सेट बायर्स होते हैं, तो बायर्स के हाँ, अकॉर्डिंग हम सेल फोरकास्ट निकाल लेते हैं। एक इंडस्ट्री होती है, जैसे आपने एग्जांपल लेज का दिया था, ठीक है ना, इसकी कोई कंपनी नहीं है जिसको उसको देना है, बायर नहीं है, उसके कस्टमर्स हुए। तो कौन से ग्रुप ऑफ कस्टमर, सोशल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हुए, तो उसके बेसिस पे वो लोग निकालते हैं कि मेरा इस एरिया में लेज का पैकेट ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो इन्वेंट्री अपना निकालेंगे, रखेंगे वो, कि भाई इस एरिया में मेरे को ज्यादा बिकता है, इस एरिया के लिए मैं 5% एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखूंगा, जो पक्का 2% तो 3% तो बिक ही जाएगा, और 2% ठीक है मेरे हाथ में रहता है। और वही मैं कह रही थी कि जो मार्केट बड़ी एनालिसिस कंपनीज इज होती वेरी हैं, इंपॉर्टेंट। या तो बड़ी कंपनीज मार्केट जो होती हैं एनालिसिस वो से ही बायर्स के फोरकास्टिंग अकॉर्डिंग ठीक चलते हैं। होगी, वरना नहीं होगी। कोई और डाउट्स हैं? आई डिडंट गेट दैट, किसी ने कुछ बोला अभी, आई डिडंट गेट। अगर मार्केट रिसर्च नहीं होगी तो फोरकास्टिंग ही नहीं हो पाएगी ना। यस, एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट। डिमांड और तो हमें कोई तभी डाउट पता किसी को? चलता है ना जब मानसी हम मार्केट रिसर्च करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, तभी तो डिमांड पता चलेगा। मानसी आपको कोई डाउट है? नहीं, ऑल क्लियर। डाउट नहीं है, और क्लियर। ओके, सारांश आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था ब्रो मेरे पास, मतलब नोट्स में हो इतना गया? ही था। हाँ, चैप्टर में इतना ही था, मतलब एकदम बेसिक था ना पहला चैप्टर।
हाँ तो सुनो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलना। पूछ लो। जो अभी बात कोई चल रही थी ना, तो उसमें ये होगा ना, मतलब ये दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच आइटम्स। यही होगा ना अभी जो इन्वेंटरी की बात हो रही थी। हेलो, तुम्हारी आवाज ठीक से आ नहीं रही है मानसी। अब आ रही है क्या? हेलो नहीं, अभी भी नहीं आ रही। हेलो, मैं तो ईयरफोन्स लगा ली। हेलो हेलो हेलो। हेलो मानसी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ये वॉइस मेरे को तो आ रही अब है। आ रही है मेरी आवाज? हेलो, मेरे को आ रही है, मेरे को आ रही है। हाँ मानसी, क्लियर आ रही है आवाज अब। हाँ अब मैं ईयरफोन हटा दी हूँ। मैं पूछ रही थी, दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच आइटम्स। तो यही होता है कि इन्वेंट्री? ये पूछ रही थी मैं। कहाँ पे लिखा है ये सब? तो कहाँ से पढ़ रही है? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरे को क्लियर करना है ये कि क्या है। नहीं नहीं, ये कहाँ पे लाइन कहाँ पे लिखा है? मैं तो, मेरे को वो तो बता। ये आप गूगल में सर्च करो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें आएगा। इन्वेंट्री जो है अच्छा। हर एक कंपनी के हिसाब से हर एक इन्वेंट्री ये अलग होती है। अगर कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उनकी इन्वेंट्री बहुत कम होगी, और अगर वो गुड्स प्रोड्यूस करती है तो उनकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी। मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का नेचर क्या है उसके राइट ऊपर डिपेंड करता है राइट। कि कैसा अगर इन्वेंटरी रखना है। इंडस्ट्री में भी अगर गुड्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है तो उसमें भी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो सकती है। मतलब कोई कंपनी है जो जैकेट्स बनाती है तो वो लोग विंटर में ज्यादा चलेंगे, तो उस हिसाब से वो मार्केट फ्लो चलता रहेगा, तो इन्वेंटरी कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, मतलब वो सीजन के हिसाब से करते होंगे, सीजन के हिसाब से डिमांड रहती है। अभी विंटर आ रहा है तो उसमें जो अपने हर एक विंटर बार में क्लोथ वैसे होंगे। नहीं होता। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ एग्जाम्पल से मैं समझ रही हूँ, वही बोल रही थी। जैसे अभी समझ कि अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है, तो तुम लोग सबसे ज्यादा आइटम क्या लाओगे? वो जो रोशनी करने के लिए वो जो सीरीज बोलते हैं, वो तुम सबसे ज्यादा लाओगे, क्योंकि दिवाली पे वही बिकने वाला है। इलेक्ट्रिक वाले को, होलसेलर को पता है कि यही बिकने वाला है, तो वो वही लाके सबसे ज्यादा करेगा, उसका ही सेल उसका ज्यादा होगा, और वो हर टाइम नहीं बिकता है। हाँ, और वो लोग क्या फोरकास्टिंग करेंगे इसमें कि पिछले सीजन से इस सीजन में कौन सी चीजें नई आई हैं और लोग किस तरह से अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो माल वो अपने दुकान में रखेगा। हाँ, वो उसको बोलते हैं मार्केट फोरकास्टिंग या मार्केट एनालाइज। जो ये किसने बोला अभी? हाँ ये अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्धा। हाँ, वो जो हाँ बोला है वो सही बात है कि वो बिजनेसमैन एक फोरकास्टिंग करता ही है। हाँ। अगर पिछले साल वाला ही माल इस साल भी रखा तो वो उतना तो लॉस हो जाएगा, इफेक्टिवली लॉस हो नहीं जाएगा। होगा, हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों की हेलो ऋतु। मेंटालिटी हर चीज बदलती रहती है। हाँ मतलब जो फैशन में चल रहा है इट्स लाइफ, नॉट नेसेसरी, ही बोल इट्स सकते हैं। नॉट नेसेसरी। फ्यू ऋतु, ऑफ द हेलो प्रोडक्ट्स ऋतु। ऐसे ही होते हैं कि वो यू चलते हैव रहते टू हैं, स्टडी सालों द साल ट्रेंड्स। चलते हैं। हाँ सारांश। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आई सालों वॉज साल सेइंग चलते दैट हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। रिकॉर्डिंग तुम हाँ, स्टॉप कर जैसे दो। कि रेनकोट। हाँ, तो उसका डिमांड हमेशा बारिश के मौसम में होता है, कोई गर्मी में थोड़ी ना हाँ, रेनकोट और खरीदेगा। तो वो जो उसका केमिकल्स लगते हैं उसको डाई करने के लिए, केमिकल्स लगते हैं डाई करने के लिए, कलर्स लगते हैं डाई करने के लिए। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है? दूसरी कंपनी से आती हैं। तो वो अगर वो अपना रेट बढ़ाएगी तो फिर कपड़ा बनाने वाली कंपनी भी बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजें अभी मोनोपोलिस्टिक में भी, मोनोपोली कंपनीज में भी होती है कि जैसे जैसे लेस का एग्जांपल था, वो डिपेंड कर रही है आलू पे, लेकिन वो आलू इंडिविजुअल बंदे से खरीद रही है। उसी बंदे से वो बंदा बालाजी को भी नहीं जाके बेच सकता है, बिकॉज वो एक रूल होता है कि भाई बालाजी को नहीं बेच सकता। लेकिन जो ये ओलिगोपॉली में होता है कि जो रॉ मटेरियल बना रहा है बंदा, वो हर एक फैब्रिक कंपनी को बेच सकता है। तो बहुत सारी कंपनी इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड हो गई। अब देखो, रॉ मटेरियल जो मतलब जो कॉटन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो बंदा 3 कंपनी को बेच रहा है अपना कॉटन।
तो वो तीनों कंपनी अब कंपटीशन में आ गई, कौन कपड़ा कितना दाम में बेचेगा। तो ये मल्टीपल कंपटीशन हो गया एक ही मार्केट में। मोनोपोली में इतने सारे कॉम्पिटिशन नहीं होते। मोनोपोली में सिर्फ मोनोपोली में सेलर एक है, बायर 100 है। तो सेलर जैसा चाहेगा वैसा बायर को झुकना पड़ेगा। सेलर बोलेगा ये मैं 100 में बेचूंगा तो बायर को 100 में खरीदना पड़ेगा। मतलब सेलर वहां पे किंग है, सेलर वहां पे किंग है, बायर किंग नहीं है। जबकि ओलिगोपोली में ऑप्शंस, हाँ वही है एग्जैक्टली। ओलिगोपोली में दोनों किंग है, बायर भी किंग है, सेलर भी किंग है, दोनों किंग है। ऐसा कोई भी सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो दोनों को लॉस होगा। महंगा पड़ रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा जियो के पास जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम वोडाफोन आइडिया के पास जा सकते हैं, और कोई किसी के पास नहीं जा सकते। और ऑलमोस्ट इन सबके रेट्स एक जैसे ही होते। तो वही तो ये मोनोपोलिस्ट जो थर्ड नंबर बोला ना, मोनोपोलिस्ट समथिंग क्या बोला था इसमें? हाँ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाएगा। ओलिगोपोली जो प्रिया मैडम ने हमको दिखाया वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है। बहुत कम आवाज आ रही है यार, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा ये तीसरा वाला कौन सा, चौथा कौन सा था यार? इसमें ना नहीं ये तीन ही है, कंप्लीटिव मार्केट, मोनोपोली हेलो और ओलिगोपोली। हेलो आवाज ही नहीं आ रही, आप लोग कितनी स्लो आ रही है। कंप्लीटिव मार्केट ना आ रही है, आ रही है, अभी आवाज आ रही है? हाँ जो ऑडिबल। प्लीज एक बार म्यूट ऑल कर दो। Okay, what was the fourth one? What was the fourth one? आरती? Yes, सबको आवाज आ रही है? या कंप्लीटिव मार्केट क्या है? कौन सा मार्केट है? ये ना शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें बैकग्राउंड में कुछ अलग सी आवाज आ रही है। इट्स कॉम्पिटिटिव मार्केट। मेरे को ऐसा लग रहा है ये मिसस्पेल्ड है। कॉम्पिटिटिव मार्केट कुछ होता नहीं है, मैंने भी सुना नहीं है वर्ड। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए शायद। कॉम्पिटिटिव हाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, या फिर परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स होते हैं। नहीं, परफेक्ट कंपटीशन इज सेम एज कॉम्पिटिटिव मार्केट। या कॉम्पिटिटिव मार्केट इज जस्ट कि बहुत सारी कंपनीज कंपटीशन, लाइक नंबर ऑफ कंपनीज हैविंग कंपटीशन। उसमें बहुत सारी कंपनी है। अभी जैसे कि आईपीएल का टाइम आएगा तो ड्रीम 11 आ जाएगा, माई 11 सर्कल वाला आ जाएगा, दूसरा 2-4 आ जाएगा। तो वो सब अंदर इंटरनल कंपटीशन करते हैं कि कौन सा कस्टमर कहाँ पे जाता है और कौन सा कस्टमर कितना पैसा उसमें डालता है। तो वो कंपटीशन हो जाता है और उसमें रिवॉर्ड्स क्या मिलता है वो डिपेंड रहता है। आई थिंक फॉर एग्जांपल मंडीज हो गए, जैसे किसान मंडीज खुल गए आजकल, तो वो एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन हो गया, राइट? Like it's the same product. How is it different from monopoly competition? नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आई थिंक थोड़े से ही होते हैं। इट्स नॉट के बहुत ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल इज दैट भारती मित्तल या फिर वो लेज वाला जो 2-3 कंपनी है। हाँ तो लिमिटेड ही है वहां पे ना। आई थिंक कॉम्पिटिटिव में हर्ष, आई थिंक इफ यू कैन क्लैरिफाई दिस। मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि मैडम ने बोला, प्रिया मैडम ने, कि मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस है। तो मैं मोनोपोली में बोलता हूँ कि मोनोपोली में जर्मन जो है, जर्मन इंजन, कार के इंजन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव मार्केट में मोनोपोलिस्टिक और ये तो मोनोपोलिस्टिक में जो भी बात हुआ ना हमारा, ये अनिरुद्र ने बोला कि समथिंग जियो के पास जा सकते हैं, एयरटेल के पास जा सकते हैं और आइडिया के पास जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं, हाँ, नहीं है। कंपटीशन मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि आपको सैमसंग का फोन पसंद नहीं आया, आप ओप्पो के पास गए, वीवो के पास गए, माइक्रोमैक्स है, एमआई है, फिर सोनी है, एलजी है, बहुत सारे है, एप्पल है। वहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन हो गया। बट यहाँ पे लाइक अच्छा, मोबाइल इज द वन थिंग। ओके, कंपटीशन ना, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर इज डिफरेंट एंड मोबाइल इज डिफरेंट। तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो गया जहाँ पे मोर देन मतलब 10-20 मतलब ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपटीशन इज देयर। मोनोपोलिस्टिक में लाइक 4-5 ओनली 4-5।
if So मैक्सिमम wheat 7 से 8 मतलब producing wheat और rice और ये जो staple foods होते हैं ये सब जो होते हैं ये मे बी शायद ये कॉम्पिटिटिव हाँ, मार्केट मैंने जो competitive एग्जांपल market दिया में, था right, हमें मतलब Right. एविएशन बिजनेस का, हाँ एविएशन, आई थिंक एविएशन वाला भी शायद इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आएगा, राइट? या 7 नहीं, से 8 कोरोना ही कोरोना कंपनीज का है टाइम है, मैक्सिमम। मेरी बात सुनिए, कोरोना का टाइम है, तो अभी ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तीन वैक्सीन आ जाएगा इन केस अभी गवर्नमेंट हमको फ्री में वैक्सीनेशन दे रहा है, गवर्नमेंट बोल दिया नहीं वैक्सीनेशन कंपलसरी लेना है, तो जैसे कि जाइडस है, भारत बायोटेक है, सीरम है, तो जो सस्ता देगा हम उसके पास जाएंगे, जो महंगा देगा हम उसके पास नहीं जाएंगे, तो तीनों कंपनी के बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि कौन वैक्सीन सस्ता बना के दे रहा है, और हमारे पास 3 ही ऑप्शन रहेंगे। समझ लीजिए कि तीनों ने रेट सेम कर दिया तो हमको कोई एक का लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, और क्या समझना है इसमें? ठीक है, अच्छा अब अगर मैं शेयर करूं क्या वो क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस? प्लीज मैं नहीं कर मुझे सकती, मुझे ओनली द full शेयर। मुझे फुल फॉर्म बता वही तो सकते हो जिम क्या? वही तो मैं जिम एक गया काम था करती हूँ, मैं फोटो भेजती हूँ ग्रुप पे, आप लोग शेयर कर देना। इतने बजे जिम गया था। हेलो आरती, हेलो, यस, you can present your screen. नहीं, आई कैन नॉट, आई एम नॉट द होस्ट, सो आई कैन नॉट शेयर माय स्क्रीन। आरती को होस्ट I बना am दो। allowing you. वो प्रेजेंट No, you can. I host guess बना दो। she can share. No, okay, no host. प्रिया उसमें आ रहा है वो ना